साथियों नमस्कार। साथियों, चुनावी माहौल है, एक दो दिन में वोटिंग स्टार्ट होने वाली है। हर तरफ चुनाव प्रचार किया जा रहा है। कहीं बीजेपी कर रही है तो कहीं पर कांग्रेस कर रही है, कहीं पर मोदी जी हैं तो कहीं पर राहुल गांधी हैं। अलग अलग नेता अपने अपने स्तर से चुनाव प्रचार करने में लगे हैं। लेकिन कुछ लोग और भी हैं जो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और पूरी ताकत लगा रहे हैं इस बार। इतनी चिंता मोदी जी को नहीं है इस बार अपने चुनाव की, जितनी चिंता इन लोगों को है। उसका कारण क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने एक केस रखता हूं, केस स्टडी है, उस पर चर्चा करते हैं। मान लीजिए आप पिछले 5 साल से, 3 साल से, 4 साल से एक माइंडसेट बनाए हुए हैं कि आपको कांग्रेस को वोट देना है, मान लीजिए, या किसी भी पार्टी को देना है, ममता बनर्जी को देना है या डीएमके को देना है, एआईएडीएमके को, किसी को भी देना है आपको। आप 4 साल से तय कर चुके हैं कि मुझे कांग्रेस को ही वोट देना है और आप कल वोट देने जा रहे हैं। उससे 2 दिन पहले आपके सामने कोई ऐसा वीडियो आता है या कोई ऐसी न्यूज़ आती है या कोई ऐसा खुलासा होता है जिससे आपको लगता है कि यार ये तो मैं बहुत गलत करने जा रहा था, मुझे कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहिए, मुझे तो बीजेपी को वोट देना चाहिए, सही तो ये लोग हैं। और वोटिंग के टाइम जा करके आप बटन जो है बीजेपी का दबा जाते हैं। तो जीता कौन? बीजेपी। आप 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 50 साल से भले ही कांग्रेस के बारे में सोच रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इससे है कि अंतिम क्षण में आप किसका बटन दबाते हैं। आप भले ही कांग्रेस का दबाने गए, गलती से बीजेपी का भी दबा दिया, तब भी बीजेपी को ही जाएगा और बीजेपी जीत जाएगी। आपका मतलब सहयोग रहेगा उसमें। तो सारा खेल होता है लास्ट मोमेंट का। ये जो लास्ट मोमेंट होता है ना, ये टाइमिंग जो होती है, ये बहुत क्रूशियल टाइमिंग होती है। चाहे क्रिकेट का मैच हो, लास्ट ओवर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कई ऐसे मोमेंट्स होते हैं हर चीज में जो बड़े क्रूशियल होते हैं। आप कहेंगे ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इस समय चुनाव का एक क्रूशियल पॉइंट चल रहा है। लाला को जानते हैं आप? ये 2 महान हस्तियां हैं इस सदी की, 21वीं सदी की सबसे महान हस्ती 2 ही पैदा हुई हैं, उससे ज्यादा कोई महान है ही नहीं। अच्छा, ये तो फिर भी ठीक है, इनसे ज्यादा महान तो इनके फॉलोअर हैं, जो इनका वीडियो, इनकी न्यूज, इनकी खबरें तब देखते, पढ़ते, सुनते हैं जब अपना दिमाग निकाल के साइड में रख देते हैं। उनके सामने आप कितना भी कहते रहो कि ये काला है, सफेद नहीं है, वो कहेंगे नहीं सफेद है, इन्होंने बताया था सफेद है। ऐसे हैं। मैं हैरान होता हूँ ऐसे लोगों की बातें सुन के। कई लोग कमेंट करते हैं, कई लोग चर्चाएं करते हैं, तो मैं तो उनके एक तरीके से कमेंट को देख के हैरान हो जाता हूँ कि इसको क्या जवाब दिया जाए। ये बेचारा अब इतनी सुध खो चुका है अपनी कि ये एक इंसान है, ये खुद भी सोच सकता है, ये भूल चुका है कि इसके पास भी दिमाग है। लिटरली ज़ॉम्बीज बना दिया इन लोगों ने, ज़ॉम्बीज। अच्छा, ये करते क्या हैं? देखिए, अभी चुनाव आ रहा है, चुनाव कल परसों से स्टार्ट हो जाएगा, वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। एकदम से ये लॉबी एक्टिव हुई है। आप आए दिन देखोगे, ये जो लाला है जर्मनी से आया है, ये अभी अभी इंडिया आया, वैसे तो जर्मनी रहता है। इसी पॉइंट पर आप इंडिया क्यों आए? इसी पॉइंट पर आप कभी इस चाचा से मिलते हो, तो कभी आप जो है, एक और साथी हैं उनसे मैं आपको मिलवाता हूँ, कभी इससे मिलते हो, ये भी आप ही के टाइप का है। और आप हर किसी से मिलकर के पर्टिकुलर टाइप के टॉपिक्स पर ही डिस्कशन कर रहे हो। आपने आने से पहले, या पता नहीं आ गए थे उस वक्त, एक वीडियो रिलीज किया डिक्टेटरशिप के ऊपर। आपने कहा मोदी एक डिक्टेटर है। फिर आपने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें आप ये कह रहे हैं कि भाई इस देश में तो बहुत ज़्यादा घोटाला हो गया है, इस देश में तो देखिए, इस देश में डिक्टेटर है, स्कैम हो गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे आप वीडियो बना रहे हो। अब बात सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। डिक्टेटर पे वीडियो बनाया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे बनाया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सबसे बड़ा स्कैम बताया। अब इस प्राणी से ये पूछो कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम है, मान लिया आपकी बात, तो 2018-19 से पहले जो पार्टियों को फंड दिया जाता था या पार्टीज को जो डोनेशन दिया जाता था, उसका तो कोई लेखा जोखा नहीं होता था। क्या वो स्कैम नहीं था? आपके पास इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से तो ये आज पता है कि किसको कितना पेमेंट गया। क्या पहले आपको पता था? ये बात मोदी जी ने कही थी, मैं नहीं कह रहा हूँ, और बात सही भी है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से आपको ये तो पता है ना कि किस पार्टी को कितना पैसा गया है, और आप उसमें अगर जांच पड़ताल करेंगे तो ये भी पता चल गया कि किसने किसको दिया। खुलासा हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए कहा था क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट को ब्रीच करता है। ये एक आम आदमी का अधिकार है, कि जानकारी का अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, कि उसे ये पता हो कि जिस कंपनी में उसने शेयर लगा रखे हैं वो कंपनी किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दे रही है। अगर इंसान को ये पता नहीं चल पाएगा तो ये फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, इसलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहीं भी नहीं कहा कि ये जो है करप्शन के लिए जिम्मेदार है या इससे स्कैम हो रहा है। लेकिन आपको लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह दिया, बस इस बात को बड़ा चढ़ा के पेश कर दो और इसे स्कैम बता दो।
तो पहला इन्होंने डिक्टेटर बताया, फिर उन्होंने स्कैम बताया, फिर एक और कोई एक्सपोजे ये लेकर के आए। भी एक्सपोजे जिन्होंने लिखा है ना, लिखने की जो स्टाइल है ये भी आम आदमी पार्टी से मैच करती है, उनकी आतिशी मार्लेना भी ऐसी लिखती है। खैर, तो आज आप ये सब वीडियोस लेकर के आ रहे हो। अच्छा, इन्होंने पूरी कोशिश करी, लद्दाख के ऊपर भी बनाया है। लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहा था। लद्दाख का सीन देखिए ऐसा है कि लद्दाख में सैंड पाई जाती है, रेत पाई जाती है। उस सैंड के पीछे चाइना की बुरी नज़र है, क्योंकि सैंड का उपयोग किया जाता है सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, और सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है मोबाइल्स में और लैपटॉप्स में और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में। इसलिए चाइना लद्दाख पर बुरी नज़र बनाए हुए है। प्लस लद्दाख के आसपास आप देखोगे पहाड़ों पर ग्लेशियर्स हैं, वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है। तो पानी और सैंड दोनों ही चीज़ें चाहिए होती हैं सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, इसलिए चाइना की बुरी नज़र लद्दाख पर है। इसलिए भारत की सरकार लद्दाख को दूसरे एंगल से डील कर रही है। ये बात सही है कि वहाँ के लोगों को भी अपने कुछ अधिकार चाहिए, अपना रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा चाहिए, बात सही है। सोनम वांगचुक जिस बात की लड़ाई लड़ रहे थे, सही लड़ रहे थे, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हमें लद्दाख की इंटरनल नीड से ज़्यादा ये देखना ज़रूरी है कि बाहर से खतरा कितना है, उस हिसाब से ही तो स्टेप लेंगे। लेकिन लाला ने इसको ऐसे पेश किया जैसे सरकार ने कितना बड़ा खेल कर दिया। उसी प्रकार से लाला ने किसान आंदोलन पर वीडियो बनाया। किसान आंदोलन पर लाला का कहना है कि मोदी सरकार किसानों के साथ ठीक नहीं कर रही। अच्छा, किसान आंदोलन में अगर आप किसानों को देखेंगे जो सो कॉल्ड दिल्ली में आकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें से ज़्यादातर लोग तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आए थे, और उनकी मांगे क्या थी कि हमारी एमएसपी फिक्स कर दो, इतना पैसा दे दो कि हमारा गुजारा चल सके। अगर आपके पास गुजारे के पैसे नहीं है तो इतनी महंगी गाड़ियों में कैसे आ रहे हो? ऐसा क्यों हुआ कि उसके ठीक बाद ही या किसान आंदोलन के आसपास ही आम आदमी पार्टी में से कुछ नेता लोग गिरफ्तार होने लगे थे ईडी के जरिए? क्यों हुआ था ऐसा? और ऐसा क्यों हुआ कि जब से आम आदमी पार्टी पंजाब में आई है तब से किसान आंदोलन बहुत ज्यादा हो गया है? क्यों? आप इन डॉट्स को कनेक्ट करिए। अब मैं आपको बताता हूँ पूरी कहानी क्या है। जब से आम आदमी पार्टी पंजाब में आई है तब से खालिस्तान मूवमेंट तेजी से आगे बढ़ रहा है। खालिस्तान मूवमेंट के जरिए पहले अमृतपाल सिंह था जो पकड़ा गया था, आपको याद हो, 2-3 महीने तक फरार रहा लेकिन पकड़ में आ गया। उसके बाद एक आंदोलन हुआ, उस आंदोलन को जैसे तैसे शांत किया गया। उसके बाद विदेशों में अलग अलग हरकतें होने लग गई। कभी यूके में भारत की एम्बेसी से झंडे को नीचे उतार दिया गया, कभी कनाडा में प्रोटेस्ट हुए, कभी अमेरिका में रेफरेंडम करा लिया गया, वोटिंग करा ली गई कि भाई खालिस्तान चाहिए कि नहीं चाहिए। उधर आम आदमी पार्टी पर ये आरोप लगने लगे कि उसने खालिस्तान को प्रमोट करने के लिए या खालिस्तानियों की मदद करने के लिए खालिस्तानियों से पैसा लिया है, जिसका चुनाव में प्रयोग किया है। इस बात का खुलासा पन्नू ने भी किया है, जो कि ये खालिस्तानी है और यूएस में बैठा हुआ है, और वो तो डिक्लेयर्ड खालिस्तानी है, भारत की सरकार उसके पीछे पड़ी हुई है। उसने खुद बोला है कि हमने आम आदमी पार्टी को चंदा दिया है, और उसी आम आदमी पार्टी पर लाला ने वीडियो बनाया था, और लाला अक्सर करके उसे जस्टिफाई करता रहता है। लाला ने आतिशी मार्लेना के साथ भी वीडियो बनाया था और ये सिद्ध किया था कि आतिशी मार्लेना तो बहुत अच्छा काम कर रही है एजुकेशन के मामले में। 5 साल पहले वीडियो बनाया था जब चुनाव थे उस वक्त, और उस वक्त ये भी कहा था कि दिल्ली के स्कूल जैसा तो कोई स्कूल नहीं हो सकता। अब आतिशी मार्लेना कौन है? इस पर मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि आतिशी मार्लेना वो है जिसका सरनेम ही कम्युनिस्ट विचारधारा से निकल के आता है। कम्युनिज्म में मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, माओइज्म और स्टालिन ये सब की विचारधारा चलती है। तो यहाँ से मार्क्स से मार और लेनिन से लेना, तो मार लेना, इससे बना आतिशी मार्लेना। आतिशी मार्लेना के जो पेरेंट्स हैं वो कम्युनिस्ट सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, और कम्युनिस्ट सोसाइटी वो सोसाइटी है जो जोसेफ स्टालिन की विचारधारा को दुनिया में फैलाने का काम करती है। जोसेफ स्टालिन यूएसएसआर का डिक्टेटर हुआ करता था, घोषित डिक्टेटर था। तो आतिशी मार्लेना के घर वाले जोसेफ स्टालिन की विचारधारा को फैलाने में लगे हुए हैं, यानी कि आतिशी मार्लेना अपने आप में कम्युनिस्ट है। उस कम्युनिस्ट व्यक्ति को आप बता रहे हो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। 5 साल पहले भी आपने बताया, 4 साल पहले भी बताया। उसी पार्टी के आप एक तरीके से प्रवक्ता बने हुए हो, आए दिन उसको डिफेंड करते रहते हो। और जैसे ही आपको पता चला कि केजरीवाल जेल जाने वाला है, आपको पता चला कि यहाँ पे खेल होने वाला है, आप भी यहाँ पर वापस आ गए, तुरंत जो है केजरीवाल के समर्थन में बातें करने लगे और वीडियो बनाने लगे। आप ये सिद्ध करने में लग गए कि कैसे भी मोदी एक डिक्टेटर है और मोदी रहेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आप नहीं चाहते कि केजरीवाल जेल जाए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप नहीं चाहते, आप हो ही कौन? एक लॉबी नहीं चाहती कि केजरीवाल जेल जाए। ये लॉबी कौन है? ये लॉबी वही लॉबी है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है और जिसका उद्देश्य बस इतना है कि ऐसी सरकारों को मत पनपने दो जो नेशनलिज्म की भावना जगाए। इस लॉबी में बड़े बड़े देश शामिल हैं, अमेरिका की CIA शामिल है, जर्मनी शामिल है, कनाडा शामिल है। उन्हीं के तुम बस एजेंट हो और कुछ नहीं हो। तुम्हारा चैनल चलवाने में उन्हीं लोगों का हाथ है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इनका एक वीडियो आता है और 1 घंटे में मिलियंस व्यूज चले जाते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी लोकप्रियता नहीं है, लोकप्रियता है, लोग इन्हें जानते हैं, देखते भी हैं, पर ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरी लॉबी लगी है जो इनको कराती है, व्यूज इनके बढ़वाती है, जिससे कि बाकी लोग भी देखें।
ठीक है, उस लॉबी ने जानबूझ के तुम्हारे ऐसे वीडियोस चलवाए जो पूरे देश में माइंडसेट को लोगों को बदल सके। लास्ट मोमेंट पे अगर लोगों की विचारधारा में ये परिवर्तन आ गया कि मोदी ठीक आदमी नहीं है, डिक्टेटर है, तब भी तुम्हारा मकसद सफल हो गया। तुम्हें वास्तव में करना क्या था? ये तो करना था कि लास्ट मोमेंट पर लोगों का दिमाग चेंज कर दो और वोटिंग किसी और पार्टी के पक्ष में करवा दो, बीजेपी के पक्ष में नहीं जाना चाहिए। इसी मकसद से आप ये वीडियोस बना रहे हो, इसी मकसद से आप भारत आए हो, इसी मकसद से आप अलग अलग अपने प्रोपेगेंडा चला रहे हो, और आपके जो ठेकेदार बैठे हुए हैं वो चला रहे हैं। आपका मोहरा था केजरीवाल, वो चला गया जेल, इसलिए आपने इस बात को और ज्यादा उठा दिया। उसको समर्थन दे रहे थे खालिस्तानियों ने 2 अटेम्प्ट मारे फार्मर प्रोटेस्ट के, एक मारा था 2020 के आसपास, एक मारा अब, जिसको आप डिफेंड कर रहे हो बिना पूरी जानकारी के। आप देख रहे हैं। अब मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं, एक वीडियो और था जिसमें इसने ये बोला था कि केजरीवाल के साथ गलत हो रही है रहा, हाँ, डरा हुआ डिक्टेटर वाला ये था, डरा हुआ डिक्टेटर ये, अरविंद केजरीवाल जेल्ड, डिक्टेटरशिप कंफर्म्ड। मतलब अरविंद केजरीवाल जेल चला गया तो डिक्टेटरशिप हो गई। अब इसकी भी सत्यता मैं बताता हूँ। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 9 बार समन भेजा था, पिछले 6-8 महीने से ईडी उसको समन भेज रही है। क्यों नहीं गया? पहली बार में पूछताछ करने के लिए या उन्होंने बुलाया था तो? ईडी अब तक न जाने कितने लोगों से, सैकड़ों लोगों से पूछताछ कर चुकी है, जिसमें से टोटल 17 लोगों को जेल में भेजा है। उनमें से 16वां केजरीवाल था, एक और आज जेल चला गया। तो अगर केजरीवाल वास्तव में ईमानदार था तो पहली बार में क्यों नहीं गया? अब मैं बताता हूँ क्यों। केजरीवाल जानबूझ करके इस मामले को इतना खींचना चाह रहा था कि चुनाव के आसपास जाकर के उसकी गिरफ्तारी हो, जिससे कि जनता में वो ये कह सके कि मोदी ने डर करके उसे जेल में डाल दिया। और इसीलिए केजरीवाल इतने लंबे समय तक इंतजार करता रहा, और जैसे ही वो जेल गया इन्होंने कह दिया कि डिक्टेटरशिप है। अगर आप कोर्ट के पन्ने को पढ़ेंगे या कोर्ट के जजमेंट को या कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि केजरीवाल को जेल में ईडी ने तब डाला है जब कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप उसे जेल में डालो। ईडी का नियम है कि अगर आप 3 बार तक ईडी की सुनवाई में नहीं गए तो ईडी आपको गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन ईडी 9 बार तक इसको समन भेजती रही, लेकिन ये नहीं गया। उसके बाद जब ईडी कोर्ट गई तो कोर्ट ने कहा इसे गिरफ्तार करो, जेल में डालो। इसमें मोदी कहाँ से आ गया? जेल भी आपकी दिल्ली की जेल है जो आप ही के अंतर्गत आती है, उसी में आप जेल में पड़े हुए हो। और जेल में जाकर के केजरीवाल ये कह रहा है कि मेरे साथ आम आदमियों की तरह सलूक किया जा रहा है, मेरे से कोई मिलने आता तो बीच में कांच लगा दिया जाता है, वो आदमी उस तरफ रहता है, मैं इस तरफ रहता हूँ। तो क्या चाहते हो, आपको एज अ सीएम ट्रीट किया जाए वहाँ पर? तुम तो आम आदमी पार्टी हो ना, तुम तो गाड़ी बंगला कुछ लेना नहीं चाहते थे, और अब तुम ये चाहते हो कि जेल में भी तुमको खास आदमी की तरह ट्रीट किया जाए। तुम वही केजरीवाल हो जो ये कहते थे कि अगर किसी पे जरा सा भी इल्जाम लगे तो तुरंत उसे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, चाहे किसी भी पद पे हो। आप तो सीएम की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं हो। अब वही केजरीवाल हो जो सामने वाला अगर आपके खिलाफ जरा सा कुछ बोल दे तो आप उसे पकड़ने के लिए पुलिस भेज देते हो पंजाब की, क्योंकि दिल्ली की पुलिस तो आपके अंडर में है नहीं। अब डिक्टेटरशिप किसकी? जम्मू कश्मीर में एक लड़के ने आम आदमी पार्टी के बारे में ये खुलासा कर दिया था कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा का एक एमपी है जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में गलत तरीके के धंधे चलवा रहा है या उसकी देखरेख में ये सब हो रहा है। इस बात पर पंजाब पुलिस उस लड़के को जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार करने चली गई थी। क्या ये डिक्टेटरशिप नहीं है? जब अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की पुलिस को हरियाणा में और दिल्ली में बुला लिया था कुमार विश्वास तथा अन्य लोगों को गिरफ्तार करने के लिए, तब डिक्टेटरशिप कहाँ थी? बताइए। ये लड़का वो सब नहीं बोलेगा, लड़का सिर्फ वही बोलेगा जिससे चुनाव प्रभावित हो सके। अब डिक्टेटरशिप तो चलो इसने बोल लिया, कोई दिक्कत नहीं। इसने इलेक्टोरल बॉन्ड को स्कैम बोला है। इसने एक और बनाया है कुछ फार्मा फाइल्स इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम, मतलब चल रहा है इसका। कल को चुनाव जब खत्म हो जाएंगे और भविष्य में मान लो कोर्ट ये कह देती है कि ये कोई स्कैम नहीं था, सिर्फ एक फंडामेंटल राइट वाली बात थी जो हमने कही थी पहले, तो क्या ये लड़का माफी मांगेगा कि मैंने लास्ट मोमेंट पे आकर के जनता को भ्रमित करने की कोशिश करी थी? नहीं मांगेगा, क्योंकि इसने एक कोशिश पहले भी करी थी। पहले कोशिश दिखाता हूं मैं आपको। ये 5 साल पहले का वीडियो है रफाइल डील को, जो रफाइल डील हुई थी फ्रांस के साथ, हम जो जेट ले रहे थे, उसको इसने स्कैम बताया था चुनाव से जस्ट पहले। और वो इसलिए बताया था इससे चुनाव प्रभावित हो सके और लोग मोदी के खिलाफ वोट दे दें। लेकिन रफाइल पर जब मामला कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, देखिए रफाइल डील, सुप्रीम कोर्ट गिव्स क्लीन चिट, हियर इज अ ब्रीफ टाइमलाइन ऑन द फाइटर जेट केस। सुप्रीम कोर्ट ने जब उस पर बोल दिया कि क्लीन चिट दे रहे हैं, कोई डील घपला घोटाला नहीं हुआ है, ये फालतू का लगाया गया इल्जाम है, तब क्या इस लड़के ने, इस लाला ने इस बात की माफ़ी मांगी थी लोगों से कि हाँ मैंने लास्ट मोमेंट पे आकर के आपको बेवकूफ़ बनाया? बताइए। जो इसके चेले चपाटे हैं बताएं ना, बताएं। अब नहीं बता पाओगे क्योंकि तुम अपना जो बुद्धि है ना वो साइड में रख के इसको देखते हो, और इसका काम है झूठ बोल करके कैसे भी भ्रमित कर देना और बस कैसे भी मैनिपुलेट कर देना और वोट जो है यहाँ से वहाँ करवा देना।
अच्छा, कुछ लोग इस बात से बड़ा खुश होते हैं कि ये तो प्रूफ दिखा दिखा के बात करता है, पन्ना दिखा दिखा के बात करता है। तो प्रूफ दिखाने में क्या जा रहा है? इस लाला ने बोला था कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं उसमें टोटल 12,000 करोड़ का चंदा आया है, जिनमें से 6,000 करोड़ से ज्यादा तो बीजेपी के पास गया है। इसने कागज दिखा दिया, लोगों को लगा और ये तो कितनी सही बात है। लेकिन लोग ये भूल गए कि लाला ने वो कागज 2019 से 2023 तक का दिखाया है। और अगर आप 2018 का भी आंकड़ा ले लोगे तो आपको पता चलेगा कि टोटल 12,000 करोड़ नहीं, करीब करीब 18,000 करोड़ या 20,000 करोड़, सॉरी 18 का 20,000 करोड़ रुपया आया था इलेक्टोरल बॉन्ड से। और उस 20,000 करोड़ में से सिर्फ 6 या 6,500 करोड़ बीजेपी के पास आया है, बाकी 14,000 करोड़ तो विपक्षी की पार्टियों के पास आया है। ये लाला बताएगा, और लाला के जो चमचे हैं वो भी देखना नहीं चाहेंगे। अब बताएं, अगली न्यूज़ पे आइए। इनके इतना कुछ है कि चाचा जान तो है ही, चाचा जान की भी चर्चा कर लेते हैं। चाचा जान भी पीछे थोड़ी है किसी से। देखिए, संजय सिंह जैसे ही जेल से बाहर आया, संजय सिंह आम आदमी पार्टी वाला, चाचा जान पीछे पड़ गए संजय सिंह के। अरे संजय सिंह आ गए, संजय सिंह को जमानत हो गई, केजरीवाल को कब होगी। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये लाइन से संजय सिंह, संजय सिंह देखिए, संजय सिंह को जमानत, ईडी की बोलती बंद। देख रहे हैं, ईडी की बोलती बंद। अब मैं बताता हूँ संजय सिंह का केस क्या था। संजय सिंह पर यह इल्जाम नहीं था कि आपने ईडी के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग करी है या कुछ करा है। इस पर केस ये था कि आपने बीच में एज अ ब्रोकर काम किया है और आपने रिश्वत खाई है 2 करोड़ की। उस रिश्वत के तौर पर आपको गिरफ्तार किया गया था, और जिस मामले में इनको गिरफ्तार किया गया था उसकी सजा मैक्सिमम 2 या 2.5 साल होती है, जिसमें से 6 महीने की सजा ये काट चुका था। तब कोर्ट ने ये कहा कि भाई लगभग 1/4 सजा तो ये काट ही चुका है, एक काम करते हैं, इसे जमानत दे देते हैं। ईडी, आपको कोई दिक्कत है क्या? ईडी ने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं, दे दो, क्या करेंगे इससे, बाकी जो मेन पार्टी है वो तो अंदर है, खेल तो उसने किया है, तो इसको जमानत दे दी। लेकिन भाई साहब ने देखिए थंबनेल कैसा बनाया है, ठीक है, ईवीएम डिबेट। ईवीएम को ये लोग लगे हुए हैं गाली देने में। ये वही ईवीएम है जिससे आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीती थी, वही ईवीएम है जिससे आम आदमी पार्टी पंजाब में जीती थी, वही ईवीएम है जिससे ममता बनर्जी जीती थी, वही ईवीएम है जिससे डीएमके जीती थी। सब कुछ नहीं बोलते ये। देखिए, संजय बाहर, केजरीवाल कब, मैं संजय सिंह बोल रहा हूँ, ठीक है, ये जंग का समय है। संजय सिंह फिर नौकरी पर आ गए, फिर कांग्रेस का मैनिफेस्टो बता रहे हैं, फिर संजय सिंह। उसके बाद ये क्या है, संजय सिंह मोदी सरकार की जेल फैक्ट्री, वही आम आदमी पार्टी के इर्द गिर्द, ठीक है। फिर कुछ परिवारवाद पे आए थे, केजरीवाल को नहीं मिली बेल। केजरीवाल, संजय सिंह और बेरोजगारी, ये तीन ही इनके मुद्दे हैं। दिल्ली वाला, फिर कहाँ बज रहा है रोजगार का डंका, ठीक है। फिर आम आदमी पार्टी आ गया। सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला, रामदेव को पड़ी फटकार। अब रामदेव का केस क्या था कि रामदेव ने एक प्रचार कर दिया था अपनी दवाइयों का, जो भी इनकी आयुर्वेदिक चीज़ें चलती हैं, और ये कह दिया था कि इसकी गारंटी दे रहा हूँ, उससे आप ठीक हो जाओगे। इस बात पर आईएनए ने शिकायत कर दी कोर्ट से कि भाई देखो, ये रामदेव जो बात कह रहे हैं ये बात प्रमाणिक नहीं है, किस बेसिस पर ये कह रहे हैं। कोर्ट ने ये कहा कि भाई जब तक आपके पास इस बात का प्रमाण नहीं, आप इस बात को कह नहीं सकते। बाबा रामदेव बोलते हैं ठीक है, और कोर्ट ने ये भी कहा कि आप इसमें प्रमाणित कर दीजिए, इसे प्रूफ कर दीजिए कि आप जो कह रहे हो बात सही है, क्लिनिकल ट्रायल दिखा दीजिए, आपकी बात को मान लिया जाएगा। लेकिन इसको दिखाने से पहले आप बाहर जब पब्लिक में जाएं तो कभी भी इस कोर्ट के केस से रिलेटेड और इस बात से रिलेटेड कोई चर्चा नहीं करेंगे। बाबा रामदेव ने बाहर आकर के चर्चा कर दी। इस बात पर कोर्ट ने बाबा रामदेव को नोटिस भेज दिया कि आपने कोर्ट का कंटेम्प्ट किया है, उसकी अवहेलना की है। इस बात पर बाबा रामदेव को पेश होने को कहा। बाबा रामदेव को जो तारीख दी गई थी पेश होने के लिए, बाबा रामदेव उस तारीख को पेश नहीं हुए। इस बात पर कोर्ट ने एक और नोटिस भेज दिया। फिर जबरदस्ती बाबा रामदेव को पेश कराया गया, तो बाबा रामदेव ने कहा कि भाई मुझसे गलती हो गई, मैं उस तारीख को आया नहीं था, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ। तो कोर्ट ने कह दिया हम आपको कोई क्षमा वमा स्वीकार नहीं करते, आपने कोर्ट का कंटेम्प्ट किया है तो किया है। इस बात पर कोर्ट ने फटकार लगा दी। बाबा रामदेव ने क्षमा मांगी, लेकिन कोर्ट ने क्षमा को नहीं माना। इस पर इन्होंने ये कहा है। अब चचा जान को मैं एक चीज बता दूं, जब संजय सिंह को, जिस संजय सिंह को ये मसीहा बना रहे हैं, कहाँ गया संजय सिंह, ये संजय सिंह को जब कोर्ट ने छोड़ा था तो संजय सिंह से कोर्ट ने ये कहा था कि 3 बड़ी शर्तें हैं जिस पर हम आपको जमानत दे रहे हैं। पहली तो ये कि आप जो केस चल रहा है इससे रिलेटेड बाहर बात नहीं करेंगे, दूसरा कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, और तीसरा एनसीआर से बाहर नहीं जाएंगे। जब से संजय सिंह जमानत पे बाहर आया है, बरी नहीं हुआ है, जमानत पे बाहर आया है, जब से आया तब से एक नाटक कर रहा है, केस से रिलेटेड बात कर रहा है, पॉलिटिकल कार्यक्रम कर रहा है, और एनसीआर से भी बाहर जा चुका है। इस पर कोर्ट ने अभी तक इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस नहीं भेजा है। अब इस पर चचा जान कुछ नहीं बोलेंगे, और आपको विश्वास नहीं है, चेक कर लेना, कोर्ट के ऑर्डर पड़े हुए हैं। मैं ऑर्डर खोल के यहाँ दिखाऊंगा आपको, और लाला की तरह प्रूफ करूँ कि देखो इस लाइन में ये लिखा हुआ है। उससे कुछ नहीं होता, जो बात है आप जाके कभी भी चेक कर सकते हैं। देखिए, अच्छा, ये नौकरियों की बात भी कर रहे हैं चचा जान। चचा जान कह रहे हैं कि मोदी सरकार नौकरी लेकर के,
अच्छा एक बात बताइए, इन लोगों ने, लेफ्टिस्ट लॉबी ने क्या किया है, एक एक कोट गढ़ा है, एक शब्द पैदा किया है नौकरी, और नौकरी को इन्होंने जोड़ा है सरकारी नौकरी से। इनके हिसाब से रोजगार वही होता है जो सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरी के अलावा अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हो तो रोजगार नहीं है, अगर आप अपना बिजनेस करते हो तो रोजगार नहीं है, या अगर आप कोई बहुत बड़े फर्म से जुड़े हुए हो, पार्टनरशिप में हो, तब भी वो रोजगार नहीं है। रोजगार सिर्फ तभी है जब आप एक सरकारी नौकर हो। अब सरकारी 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 इन्होंने इतना किया पिछले 5-10 साल में, इन्होंने सरकारी नौकरी को लेकर के इतना ज़्यादा प्रचार किया, तो जाहिर सी बात है सरकार ने सरकारी नौकरी ज़्यादा नहीं निकाली है। निकलती हैं तो पेपर आउट हो जाता है, पेपर आउट ना भी हो तो कोर्ट में मामला चला जाता है। सरकार सरकारी नौकरी निकालने के मामले में बहुत ढीली है, विशेष तौर पर यूपी गवर्नमेंट। तो स्थिति अच्छी नहीं है, ये बात सही है, और सरकारी नौकरी ज़्यादा निकली नहीं है, ये बात भी सही है। लेकिन रोजगार उत्पन्न नहीं हुए, ये बात सही नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलपमेंट कर रहा है, रोड बन रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, लोग अपने स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, कितने ज़्यादा यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं हमारे देश में। आज के 10 साल पहले हमारे देश में कोई जानता भी नहीं था कि स्टार्टअप क्या होता है, कोई जानता भी नहीं था यूनिकॉर्न क्या होता है, 100 करोड़ से ऊपर की कंपनी क्या होती है। तो ये क्या रोजगार नहीं है? और जब आदमी कोई अपना धंधा स्टार्ट करता है तो 4 लोगों को रोजगार भी देता है, क्या वो रोजगार नहीं है? चाहे रोजगार छोटा हो या बड़ा हो, रोजगार छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, आप बस मजा आना चाहिए आपको अपना काम करने में, लेकिन उसको ये रोजगार नहीं मानते, क्योंकि इनके हिसाब से सरकारी नौकरी ही रोजगार है, और सरकारी नौकरी ही होना ये सोशलिस्ट माइंडसेट है। और सोशलिस्ट माइंडसेट कहाँ से आया? कम्युनिस्ट माइंडसेट। ये देखिए बात कम्युनिज्म पे ही पहुंचेगी। और ये जो कम्युनिस्ट विचारधारा वाले हैं, उन्हीं के ये पत्रकार हैं, उन्हीं का वो लाला है, उसी का ये केजरीवाल है, उसी के आतिशी मार लेना है, उसी के पेरेंट्स हैं वो। और उसी तर्ज पर दिल्ली की गवर्नमेंट चल रही थी। दिल्ली सरकार या केजरीवाल की सरकार क्या कहती थी बार बार? हमने स्कूल बनाए हैं, स्कूल स्कूल स्कूल, इतना करते थे ये लोग कि आज हर कोई केजरीवाल को स्कूल के नाम पे ही डिफेंड करता है, भले ही उसे ना पता हो दिल्ली का स्कूल कैसा है, लेकिन करेगा स्कूल के नाम पे ही। ये कम्युनिस्ट लोगों की स्ट्रेटेजी होती है कि स्कूल और अस्पताल की शक्ल दिखाते रहो, भले ही वहाँ काम ना किया हो, 2-4 में काम करके दिखा दो, फोटो दिखा के पेश करते रहो, पीछे अपना धंधा चलाते रहो। ऐसा ही दिल्ली सरकार करती है, ऐसा ही केरल की सरकार करती है। ये अगर आप केरल का मॉडल देखेंगे, केरल लिटरेसी के मामले में अपने आप को बहुत आगे बताता है, जबकि केरल 1941 में वहाँ पर लिटरेसी 47.7 थी, और इस वक्त वहाँ पर 96% के आसपास है। तो केरल ऐसा नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी की वजह से लिटरेट हुआ है, पहले से ही था। वहाँ पे हिंदू शासक हुआ करते थे जो लिटरेसी पर ध्यान देते थे। वहाँ मुगल से लोग ज़्यादा जा नहीं पाए थे केरल में, इसलिए वहाँ पर मुगल का प्रभाव नहीं रहा, लोगों ने पढ़ाई लिखाई पर शुरू से ध्यान दिया है। तो 47 से 96 की यात्रा तय करी केरल ने आज़ादी के बाद से। वहीं यूपी आज़ादी के टाइम या 1941 में यूपी की 8% हुआ करती थी लिटरेसी रेट, आज 70% से ऊपर है। यूपी की यात्रा ज़्यादा बड़ी है, और उसकी ये लोग बात नहीं करते। खैर, केरल में ये लोग लिटरेसी के नाम पर क्या करते हैं, लिटरेसी लिटरेसी बार बार बोलते रहेंगे, और पीछे अंदर ही अंदर पूरे प्रदेश को इन्होंने खोखला कर दिया है। आज केरल कर्ज में डूब चुका है, इतना डूब चुका है कि अपने 55% कर्मचारियों की पेंशन और उनका वेतन दे नहीं पा रहा। तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि भाई केरल को बचा लो, कुछ बेल आउट पैकेज दे दो वरना डूब जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा हम क्यों करें भैया, फ्री बीज कर करके इन्होंने पूरे केरल को डुबो दिया, तब इन्होंने नहीं मानी, तो अब हम क्या करें। और फ्री बीज ही ये केजरीवाल भी देता है, फ्री फ्री फ्री। जब भी आदमी फ्री फ्री करे समझ जाओ लंबे समय में आपको ठगने वाला है। कोई बिल्कुल फ्री कर दे, बिल्कुल ना के बराबर आपसे पैसे ले, समझ जाओ लंबे समय में ठगेगा, वो बहुत बुरा ठगेगा। वही केरल ने किया, वही केजरीवाल कर, उसको सपोर्ट कर रहे हैं पीछे की लॉबी। अच्छा, इस पीछे की लॉबी की कहानी और देखिए, ये हमेशा से एक कॉन्सेप्ट और गढ़ते आए हैं कि 15 लाख कब मिलेंगे, 15 लाख कब मिलेंगे। मोदी ने 15 लाख का वादा किया था, आप पूरे इंटरनेट पे चेक कर लेना, मोदी ने कहीं भी ऐसा वादा नहीं किया कि मैं जब पावर में आऊंगा तो 15 लाख रुपए दूंगा हर व्यक्ति को। मोदी ने 2014 की रैली के दौरान ये कहा था कि अगर विदेशों में इतना काला धन है कि अगर देश में वापस लाया जाए तो लगभग हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए मिल सकते हैं, इतना काला धन है। तो वो एक स्केल था बताने का कि लगभग इतना है। इसको इन्होंने ऐसे बना दिया कि मोदी आएगा तो 15-15 लाख रुपए हर किसी के खाते में आ जाएंगे। उसका तो ये आज तक ढिंडोरा पीटते हैं, और इनके भक्त या इनके जितने भी चमचे हैं वो इसको बात को आगे पहुंचाते रहते हैं। लेकिन ये इस बात पर जिक्र नहीं करेंगे कि कांग्रेस ने इस बार के मैनिफेस्टो में ये कहा है कि अगर हम पावर में आए, कांग्रेस ने कहा है अगर हम पावर में आए तो हर युवा को हर साल 1 लाख रुपए देंगे। हर युवा को हर साल 1 लाख रुपए देंगे, हर गरीब युवा को। आप बताइए प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ये चीज़ आपको ज़्यादा वायरल होती हुई नहीं दिखाई देगी। 15 लाख रुपए वायरल होता हुआ दिखाई देगा, जो कि था ही नहीं, वास्तविकता ही नहीं थी। इसे कहते हैं प्रोपेगेंडा। जो चीज़ ना हो उसे बड़ा चढ़ा के दिखाना इज कॉल्ड प्रोपेगेंडा। ये जो पूरी की पूरी लॉबी लगी हुई है ना इस वक्त, कि कैसे भी करके सिद्ध किया जाए कि मोदी एक डिक्टेटर है, घोटाले हो रहे हैं, इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता, ये सब प्रोपेगेंडा है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है
कि जब ये सिद्ध हो जाएगा, या सिद्ध क्या हो जाएगा, कल को ये बात निकल के सामने आती है, कोर्ट खुद कह देती है कि ये सब झूठ है, तो क्या ये लाला माफी मांगेगा? 5 साल पहले जैसे इसने झूठ बोला था, जिसको इसके चमचे आज भी मान के फिरते हैं, वो कागज दिखा दिखा के बोलता है, मीठी मीठी बातें करके बोलता है, जिस बात को लेकर के इसने भ्रम फैलाया था, क्या उस बात पर इसने माफी मांगी? अच्छा, इसने एक बात और कही है, एक किसी वीडियो में कही है, किसी व्यक्ति से आप चेक कर लेना, उसमें इसने कहा है कि इस बार अगर सरकार आएगी तो मेरे चैनल को भी बैन कर देगी, मेरे मुंह पर भी ताला लगा दिया जाएगा। लगा दिया जाएगा, और लगा देना चाहिए। तुम इस प्रकार का झूठ फैला रहे हो जिस बात का आप पे तथ्य नहीं है। कभी राफेल के बारे में बात करते हो, कभी ईवीएम के बारे में बात करते हो, कभी आप जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बात करते हो, कभी किसी को जबरदस्ती डिक्टेटर बोलते हो, और सामने वाला आपको करने दे रहा है, तो आप क्या ये समझ रहे हो कि सब कुछ ऐसे करते रहोगे? कोई ना कोई कार्रवाई तो आप पर होगी ना। जनता को कब तक भ्रमित करते रहोगे आप? कोई ना कोई आपके लिए भी लॉ लाया जाएगा ना, कि भाई ऐसा सोशल मीडिया पे कुछ भी बोल देते हो। वो लॉ सरकार लेके आएगी डेफिनेटली, और उसको भी ये कह देगा कि देखो मेरा मुंह बंद कर दिया गया। ये इनका इमोशनल ड्रामा है। तो कम्युनिस्ट लोगों का दो तीन चीज़ों का एक इनका पैकेज है। पहला ये कि लोगों को गलत जानकारी देके मैनिपुलेट करो। अच्छा, गलत जानकारी भी आधी दिखाओ, प्रूफ दिखाओ लोगों को, आधा प्रूफ दिखाओ लेकिन आधा दिखाओ, तो लोगों को पता क्या लगेगा, विद प्रूफ आ रहे हैं ये। तो लोग ये थोड़ी जानते कि आधा प्रूफ है। तो पहला तो ये विद प्रूफ अपनी बात को पेश करेंगे। दूसरा, एजुकेशन, हॉस्पिटल जैसी बड़ी बड़ी बातें करो जिससे कि लोग अपने कल्चर वगैरह से दूर हो जाएं। तीसरी बात, सरकारी नौकरी करते रहो जिससे कि लोगों में लालच बना रहे। और चौथी बात, जब लगे कि रायता फैल रहा है तो इमोशनल ड्रामा कर दो, अरे हमारा मुंह बंदी कर दिया गया। ये इनकी चाल हो, लेकिन अब ये सब चाल 4 जून के बाद फ्लॉप होने वाली है। इसलिए ये आखिरी बार अपना पूरा दांव लगा रहे हैं, पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। जितने भी लेफ्टिस्ट वाले हैं सब इकट्ठे हो गए हैं। अच्छा, कुछ लोग राइट विंग वालों पर ये आरोप लगाते हैं, राइट विंग का मतलब होता है जो नेशनलिज्म की बात करे। मोदी किसी का फूफा या किसी का ताऊ नहीं लगता। मोदी काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए लोग उसे वोट दे रहे हैं। कल को राहुल गांधी दिखाई देता तो उसे भी वोट देते। ऐसा नहीं है कि किसी से हमको लेना देना है। लेकिन जो लेफ्टिस्ट वाले हैं, इनमें एक चीज़ बड़ी अच्छी है, इन सब में एकता बहुत है। ऑल एक हो जाते हैं, देख रहे हो। और इनको फंडिंग भी मिल जाती है, और इनका नेक्सस भी है। ये राइट विंग वाले नेशनलिस्ट लोगों में नहीं है। नेशनलिस्ट लोग वाले एक नहीं होते, और उन लोगों को कहीं से फंडिंग नहीं मिलती, और ना उनको बीजेपी फंडिंग कोई नहीं देता। लोग कई बार इल्जाम लगाते हैं कि बीजेपी पैसा दे रही है, कितना पैसा मिला, कुछ नहीं मिलता किसी को कहीं भी। सब अपने देश के लिए खड़े रहते हैं। तो यहाँ एक अकेला ही काफ़ी होता है, वहाँ इनका पूरा का पूरा झुंड लगा हुआ है एक अकेले को हराने में। इसलिए सत्य की ताकत ये होती है। आपसे मेरी यही दरख्वास्त है कि इन जैसों की बातों में तब आना जब पहले एक बार गूगल पे चेक कर ले। मैं आपको कोई कागज़ दिखा के बात नहीं करता, क्योंकि कागज़ दिखाने में मैं मैनिपुलेट भी कर सकता हूँ। कागज़ दिखाना कोई बड़ी बात नहीं होती, कोई भी दिखा सकता है, आधी अधूरी बात दिखा करके अपने आप को सही साबित कर सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।